Good morning, students. Now we are going to start a new topic, foreign trade. Foreign trade means the trade between domestic country to the foreign country. वो ट्रेड जो डोमेस्टिक कंट्री का फॉरेन कंट्री के साथ होता है उसे हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। अपने आप में इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिशर्स का इंडियन मार्केट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, तब इंडिया एक्सपोर्टर था फिनिश गुड्स का, जो अब्रॉड कंट्रीज के अंदर भेजा जाया करता था। वो गुड्स जिसको इंडियन इंडस्ट्री के अंदर प्रोड्यूस किया जाया करता था। बट एट दैट टाइम व्हेन द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑन द इंडियन इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए और उन्होंने इंडिया के मार्केट के ऊपर अपना फुल कंट्रोल कर लिया और इंडियन इकोनॉमी पर कंट्रोल कर लिया, तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ के दो सेक्टर, एक एग्रीकल्चर सेक्टर और एक इंडस्ट्री सेक्टर, उसके अंदर स्पेशली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन्होंने डीके करना स्टार्ट कर दिया। डीके करने का एम ब्रिटिशर्स का ये था कि जो हमारी इकोनॉमी बैलेंस्ड है, डेवलप है और हमारे इंडिया कंट्री को ग्रोथ मिल रही है, वो बिल्कुल बंद हो जाए और इंडियंस जो हैं वो अदर कंट्रीज पर डिपेंड होकर रह जाए। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कंट्रोल कर किया था और फॉरेन ट्रेड के अंदर जो स्टार्ट ब्रिटिशर्स ने ही किया अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, और इंडिया कंट्री जिसके ऊपर कंट्रोल किया गया था उसको डिमोलिश करने के लिए उन्होंने फॉरेन ट्रेड स्टार्ट किया। इसके अंदर ब्रिटिशर्स का अपना एक पर्सनल बेनिफिट था, क्योंकि ब्रिटेन की जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बिल्कुल क्लोज हो चुकी थी, उनके यहाँ पर उस इंडस्ट्रियल एरिया का नाम और निशान खत्म हो चुका था। वहां पर उस एरिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज बढ़ चुकी थी, पॉवर्टी अराइज हो चुकी थी। तो उन्होंने सबसे अच्छा मेथड ये निकाला कि हमारे इंडिया से जो रॉ मटेरियल बनाया जाता था उसे वो अपने ब्रिटेन कंट्री को प्रोड्यूस करते थे वहां की इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, और उसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज किया जाया करता था और वही फिनिश गुड्स इंडियन मार्केट में सेल करने के लिए इंपोर्ट किया जाया करता था। तो इस पूरी थ्योरेटिकल टेक्निक से ये पता चलता है कि उस टाइम जब ब्रिटिशर्स का फुल कंट्रोल हो गया था इंडियन मार्केट में, तो इंडिया कहां पर लाई करता था। उस कंडीशन में इंडिया इस जगह पर लाई करता था कि इंडिया जो था वो एक्सपोर्टर बन गया था अपने ही रॉ मटेरियल का, जो कि ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रोड्यूस किया जा रहा था, और दूसरी साइड में इंडिया ही एक इंपोर्टर बन गया था उन गुड्स का, जो गुड्स फिनिश्ड गुड्स में चेंज होकर ब्रिटेन से इंडिया आ रहे थे और इंडियन मार्केट में सेल किए जा रहे थे हाई कॉस्ट पर। तो यही है फॉरेन ट्रेड। इंडिया वाज ए वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इंडिया जो था वो पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले, जब तक ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं हुआ था इंडिया पर, तब तक वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था फिनिश्ड गुड्स का। लेकिन after that the British converted India a net exporter of raw material। लेकिन जब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया तो ब्रिटिशर्स ने उस मार्केट को
उस ट्रेड को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर कि इंडिया अब इस टाइम पर एक्सपोर्टर बन गया अपने ही द्वारा प्रोड्यूस किए गए रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बन गया उसी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में चेंज किया गया, उन्हीं फिनिश गुड्स को इंडिया लाया गया। और ये पॉसिबल कब हो पाया? जब ब्रिटिशर्स ने अपना फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट, इंडियन मार्केट किया, तो उन्होंने उस टाइम एक टैरिफ पॉलिसी स्टार्ट की जिसका नाम डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी रखा। उसके बाद इंडियन जो फॉरेन ट्रेड था, इंडिपेंडेंस के टाइम पर उन्होंने अपने यहाँ पर 3 टर्म्स जो हैं वो ऑब्जर्व की। अब इंडियंस ने अपने इंडियन मार्केट की कंडीशंस को, सिचुएशंस को ऑब्जर्व किया कि हमारी जो इंडस्ट्री सेक्टर है, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का फील्ड है, वो कहां पर लाई करता है। हम रॉ मटेरियल का क्या कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री कितनी ग्रोथ कर पा रही है, हमारा इंडियन मार्केट जो है वो कितना क्या कहना चाहिए ग्रोथ कर रहा है। तो उन्होंने उस टाइम जब ये फॉरेन ट्रेड स्टार्ट हुआ तो इंडियंस ने इन ऑब्जर्वेशंस को किया और 3 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो उन्होंने एनालाइज किए। पहला ऑब्जर्वेशन, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये काम हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से कर तो रहे हैं, लेकिन हम इंडियन मार्केट के हिसाब से, अपने इंडस्ट्री के फील्ड के हिसाब से कहां लाई करते हैं। अब हम यहाँ पर लाई करते हैं कि अब इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर हो गया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, एक्सपोर्टर हो गया रॉ मटेरियल का जिसे वो खुद प्रोड्यूस कर रहा था, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, और खुद ही इंपोर्टर बन गया क्योंकि रॉ मटेरियल जब उसने ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंडर प्रेशर होकर अपना रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज के लिए, वहां की इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वहां की इंडस्ट्रीज जो हैं वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कैपेबल हो गई, और वो फिनिश गुड्स इंडिया जो है वो इंपोर्ट होने लगा। इस वजह से इंडिया जो है उस फिनिश गुड्स का इंपोर्टर भी बन गया। सेकंड जो ऑब्जर्वेशंस के अंदर जो पॉइंट आउट की गई है वो है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। कहने के लिए इंडिया कंट्री ट्रेड कर रहा है, ब्रिटेन के साथ ट्रेड कर रहा है, रॉ मटेरियल जो है वो सप्लाई कर रहा है, और रॉ मटेरियल के बाद जो फिनिश गुड्स बनकर तैयार हुआ है उसे इंडिया अपने आप में इंपोर्टर मानकर इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसके पीछे एक कॉज देखा जाता है कि ब्रिटिशर्स का फुल कंट्रोल है, जिसे बिजनेस की लैंग्वेज में मोनोपोली कहा गया है, कि इंडियंस जो हैं वो एज ए डमी वर्क कर रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रीज एज डमी वर्क कर रही हैं, उनके यहाँ के जो लेबरर्स हैं वो एज ए डमी वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल है वो किसका है, ब्रिटिशर्स का है, इंडियन मार्केट के ऊपर और इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर और इंडियन लेबरर्स के ऊपर। तीसरे जो ऑब्जर्व किया गया वो क्या किया गया कि सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिशर्स, कि ये जो पूरा फॉरेन ट्रेड किया गया, रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन भेजा गया, ब्रिटेन से फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करके इंडिया लाया गया, इसके पीछे बेनिफिट किसका है, वेदर द इंडियन टू गॉट द बेनिफिट और द ब्रिटिशर्स टू गॉट द बेनिफिट। आफ्टर द एनालाइजेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, द इकोनॉमिस्ट डिसाइडेड द ब्रिटिशर्स गॉट मोर बेनिफिट देन द इंडियंस, because the Britishers purchased the raw material at their willing rate, and after changing the raw material into the finished goods imported into India and to distribute in the Indian market at the high cost। दोनों साइड पर ब्रिटिशर्स जो हैं वो इस फॉरेन ट्रेड के अकॉर्डिंग बेनिफिट उठा रहे थे कि जो रॉ मटेरियल था वो अपने विलिंग रेट पर, अपनी इच्छा के अनुसार रेट पर खरीद रहे थे इंडियन फार्मर से, और उसको
ब्रिटेन के अंदर कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में उसे इंडिया लाकर इंडियन मार्केट में इंडियन कस्टमर्स को ही सेल कर रहे थे एट ए मैक्सिमम कॉस्ट, ज्यादा कीमत पर। तो वहां यहां से कच्चा माल कम कीमत पर खरीदा जा रहा है, उसका बेनिफिट भी ब्रिटिशर्स को हो रहा है। दूसरा बेनिफिट क्या हो रहा है कि जो ब्रिटेन के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्लोज थी वो इस रॉ मटेरियल के थ्रू डेवलप होती जा रही हैं, ओपन होती जा रही हैं, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज इंक्रीज होती जा रही है। और तीसरा बेनिफिट कि वहां से जो फिनिश गुड्स तैयार होकर इंडियन मार्केट के अंदर इंडिया ने इंपोर्ट कराया, यहाँ पर वही फिनिश गुड्स हाई कॉस्ट पर इंडियन मार्केट के अंदर इंडियन कस्टमर्स को बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर तीनों ऑब्जर्वेशन से हमने ये डिसाइड किया है कि फॉरेन ट्रेड जो है वो टोटली बेनिफिट फॉर द ब्रिटिशर्स, नॉट फॉर द इंडियंस। थैंक यू।